झारखंड के एक छोटे से गांव रामपुर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रघु था और छोटे भाई का नाम मोनू। दोनों मेहनत से ज्यादा आसान पैसे कमाने में विश्वास रखते थे। गांव से होकर गुजरने वाले मुख्य सड़क किनारे उनका एक छोटा सा ढाबा था, जिसका नाम था भाई भाई ढाबा। मोनू, एक बात हमेशा याद रखना, व्यापार में सबसे जरूरी चीज पैसा होता है। ग्राहक एक बार नाराज होगा, दो बार शिकायत करेगा, लेकिन आखिर लौट कर यहीं आएगा। हमें बस अपनी कमाई बढ़ानी है। जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतनी जल्दी हम पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा भैया। लोग थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। इस रास्ते पर हमारे ढाबे जैसा दूसरा ढाबा है ही कहाँ। आखिर उन्हें आना तो यहीं पड़ेगा। दोनों भाइयों की बातें पास ही खड़े बूढ़े रसोइये रामदीन काका सुन रहे थे। पिछले 20 सालों से उन्होंने उसी ढाबे में अपना पसीना बहाया था। बेटा, कभी मत भूलना कि ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होता, वह भगवान का रूप होता है। अगर तुम उसके साथ धोखा करोगे तो पैसा कुछ दिनों तक जरूर टिक जाएगा, लेकिन दुआएं हमेशा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। काका, आप अपना काम कीजिए। हमें व्यापार चलाना अच्छी तरह आता है। ये पुराने जमाने की सीख अब किसी काम की नहीं रही। हाँ काका, आज के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रामदीन काका कुछ पल तक दोनों भाइयों को देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और चुपचाप रसोई की ओर लौट गए। कुछ देर बाद सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक ट्रक आकर ढाबे के सामने रुकी। उसमें से एक बेहद थका हुआ ट्रक ड्राइवर उतरा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कई घंटों से लगातार सफर कर रहा था। भाई, जल्दी से गर्मा गर्म दाल, 2 रोटियां और थोड़ा सा चावल दे दो। सुबह से कुछ भी खाने का समय नहीं मिला, बहुत भूख लगी है। अरे साहब, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। हमारे ढाबे का खाना खाकर आपका सारा सफर यादगार हो जाएगा। उसने सुबह की बची हुई दाल में भरपूर पानी मिलाया, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि दाल ताज़ा और स्वादिष्ट दिखाई दे। फिर सुबह की बनी रोटियों को तवे पर गर्म करके नई रोटियों की तरह परोस दिया। ड्राइवर ने भूख की वजह से बिना कुछ सोचे समझे पूरा खाना खा लिया, पैसे दिए और अपने सफर पर निकल गया। कुछ ही घंटों बाद वही ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे पेट पकड़कर दर्द से तड़पता हुआ मिला। राहगीरों ने तुरंत उसे संभाला और गांव वालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। लगता है खाना खराब था। अभी कुछ देर पहले तो उसने भाई भाई ढाबे पर ही खाना खाया था। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग एक दूसरे से यही बात करने लगे कि शायद ढाबे में खराब खाना परोसा जा रहा है। अगली सुबह जब रघु और मोनू ने ढाबा खोला तो उन्होंने देखा कि पहले जैसी भीड़ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जहां रोज ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, वहां अब गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। रघु बार बार सड़क की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसे ग्राहकों की नहीं, बल्कि घटती हुई कमाई की ज्यादा फिक्र थी। तभी दूर सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही पल में 2 चमचमाती लग्जरी गाड़ियां ढाबे की ओर बढ़ती नजर आईं। उन्हें देखते ही रघु और मोनू की आंखों में लालच की चमक लौट आई। उधर देखो मोनू, लगता है आज किस्मत खुद चलकर हमारे ढाबे पर आई है। अगर सब ठीक रहा तो पिछले कई दिनों का नुकसान आज एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल भैया, लेकिन याद रखना, खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। वही पुराना सामान इस्तेमाल करेंगे और दाम 5 गुना वसूलेंगे। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही क्षणों में गाड़ियां ढाबे के सामने आकर रुक गईं। सबसे आगे वाली गाड़ी से लगभग 55 वर्ष के एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति उतरे। उनके साथ उनका पूरा परिवार था। उनका नाम था सेठ गोविंद लाल। भाई, हम लोग काफी दूर से सफर करके आ रहे हैं।
रास्ते में कई लोगों ने बताया कि इस इलाके का सबसे अच्छा खाना तुम्हारे ढाबे पर मिलता है। सोचा आज यहीं रुककर खाना खाया जाए। अरे सेठ जी, आपने तो हमारे ढाबे की शोभा ही बढ़ा दी। विश्वास मानिए, ऐसा स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रघु ने तुरंत कर्मचारियों से मेजें साफ करवाकर सबको आराम से बैठाया। उधर मोनू तेजी से रसोई में पहुंचा, लेकिन उसने फिर वही पुरानी चाल दोहराई। सुबह की बची हुई सब्जी में नए मसाले डाल दिए, बासी दाल पर ताजा तड़का लगा दिया, ऊपर से सब कुछ बड़े सलीके से सजाकर परोस दिया ताकि किसी को जरा भी शक न हो। रघु बेटा, ऐसा मत करो। ये कोई साधारण ग्राहक नहीं लगते। अगर इन्हें खराब खाना खिलाया और बात बिगड़ गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। काका, अगर यहाँ काम करना है तो चुपचाप अपना काम कीजिए। हमें व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं है। रामदीन काका चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उधर सेठ गोविंदलाल का परिवार बड़े स्वाद से खाना खाने लगा। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। रघु और मोनू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि एक बार फिर उनकी चाल कामयाब हो गई है। खाना खत्म होने के बाद सेठ गोविंदलाल ने रघु को अपने पास बुलाया। तुम दोनों भाई ही इस ढाबे के मालिक हो क्या? जी सेठ जी, यह ढाबा हम दोनों ही मिलकर चलाते हैं। मैं जल्द ही पूरे देश में होटलों की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो ढाबा और रसोई अच्छे से संभाल सकें। अगर तुम दोनों मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद निकले तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए का मौका दे सकता हूँ। ये शब्द सुनते ही दोनों भाइयों की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी आंखों में लालच पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। करोड़ों रुपए, बस यही मौका चाहिए था। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सेठ जी, मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं हटते। आप बस एक बार भरोसा करके देखिए। सेठ गोविंदलाल हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने दोनों भाइयों की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा, तो मैं 2 दिन बाद फिर यहाँ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने कुछ लोगों को बिना बताए तुम्हारे ढाबे पर भेजूंगा। वे बिल्कुल साधारण ग्राहकों की तरह आएंगे। अगर तुमने उनके साथ भी वही ईमानदारी, सम्मान और अच्छा व्यवहार किया तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदलने वाली है। इतना कहकर सेठ गोविंदलाल अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। लेकिन रघु और मोनू उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात समझ ही नहीं पाए। मोनू, सोच कर देख, अगर सेठ गोविंदलाल ने हमें अपने होटल की जिम्मेदारी दे दी तो कुछ ही सालों में हम पूरे जिले के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल भैया, फिर इस छोटे से गांव में कौन रहेगा? शहर में बड़ा सा बंगला होगा, महंगी गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। बस वही हमारी नई जिंदगी होगी। दोनों भाई अपनी कल्पनाओं में इतने खो गए कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर गुजरता है, छल और लालच से नहीं। पास ही खड़े रामदीन काका उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। बेटा, अगर भगवान ने सचमुच तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है तो अब कम से कम ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो। शायद यह तुम्हें सुधरने का आखिरी अवसर मिला है। काका, आपको हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद करोड़ों रुपए हमारे होंगे। अगली सुबह ढाबा खुला। कुछ साधारण कपड़े पहने मुसाफिर वहां आए। उन्होंने दाल, रोटी और चाय का ऑर्डर दिया। रघु ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, ये लोग तो साधारण यात्री लग रहे हैं। इन पर अच्छा सामान खर्च करने का क्या फायदा? बेहतर है बढ़िया चीजें बचाकर रखी जाए। पता नहीं सेठ के लोग कब आ जाएं। वह धीरे से मोनू के पास गया। मोनू, इन्हें वही पुरानी दाल दे दो। अच्छे मसाले और ताजा सामान बचाकर रखो। सेठ के लोग कभी भी आ सकते हैं। समझ गया भैया। दोनों भाइयों ने फिर वही पुराना खेल खेला। बासी दाल, फीकी सब्जी और आधी अधूरी सेवा
लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे साधारण मुसाफिर, कोई आम ग्राहक नहीं थे। वे दरअसल सेठ गोविंद लाल के ही कर्मचारी थे, जो बिना बताए ढाबे की जांच करने आए थे। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। इसी बीच एक बूढ़ी महिला अपनी लगभग 10 साल की पोती का हाथ पकड़े भीगती हुई ढाबे तक पहुंची। दोनों ठंड और भूख से कांप रही थीं। बेटा, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर आधी प्लेट खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यहाँ हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। पूरे पैसे होंगे तभी खाना मिलेगा। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्ची की बात सुनकर रामदीन काका का दिल भर आया। वे बिना कुछ कहे रसोई में गए, अपनी थाली उठाई और बच्ची के सामने रख दी। लो बेटी, पहले पेट भरकर खाना खा लो। भूखे पेट कोई सफर नहीं करता। धन्यवाद बाबा। यह दृश्य देखते ही रघु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। काका, आपने हमारी इजाजत के बिना खाना क्यों दे दिया? बेटा, वह खाना मेरा था। मैंने अपना हिस्सा उस बच्ची को दिया है। आज के बाद अगर किसी को मुफ्त में खाना दिया तो समझ लेना, इस ढाबे में तुम्हारी नौकरी खत्म। तभी बूढ़ी महिला और बच्ची जाने लगी, लेकिन जाते जाते वह पलटी और दोनों भाइयों की ओर देखकर बोली, बेटा, दुकान सिर्फ पैसे से नहीं चलती, लोगों की दुआओं से चलती है। जिस दिन दुआएं खत्म हो जाती हैं, उस दिन किस्मत भी साथ छोड़ देती है। दोनों भाइयों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा है। धीरे धीरे शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा। तभी ढाबे के सामने एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने 3 व्यक्ति उतरे। उन्होंने पूरे ढाबे पर एक गहरी नजर डाली और बिना कुछ बोले जाकर एक मेज पर बैठ गए। उन्हें देखते ही रघु ने धीरे से मोनू के कान में कहा, मोनू, मुझे पूरा यकीन है यही सेठ गोविंदलाल के लोग हैं। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार करेंगे कि इन्हें लगे हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। चिंता मत करो भैया, आज हम ऐसा अभिनय करेंगे कि इन्हें जरा सा भी शक नहीं होगा। बस एक दिन की बात है, फिर करोड़ों रुपए हमारे होंगे। पहली बार दोनों भाइयों ने पूरी ईमानदारी का दिखावा किया। ताजी दाल बनाई गई, नई सब्जी पकाई गई, शुद्ध घी से सिकी गर्मा गर्म रोटियां परोसी गईं। तीनों मेहमानों की पूरी विनम्रता से सेवा की गई। तीनों में से एक व्यक्ति धीरे से एक छोटा सा कार्ड निकालता है। मेज पर रखा कार्ड साफ साफ पढ़ा जा सकता था। क्या इन लोगों ने पिछले 2 दिनों की हमारी सारी सच्चाई देख ली है? तीनों अधिकारी शांत भाव से अपनी कुर्सियों से उठे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कान, बस एक गहरी गंभीरता थी। खाना अच्छा था और आज आपकी सेवा भी काफी अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम हमेशा अपने ग्राहकों की पूरे दिल से सेवा करते हैं। क्या सच में? हमेशा? यह सवाल सुनते ही रघु के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। कुछ पल के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। जी सर, बिल्कुल। हमारे लिए हर ग्राहक भगवान के समान है। हम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तीनों अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक बिल चुकाया और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। देखा मोनू, मैंने पहले ही कहा था, बस एक दिन अच्छा काम करना है। अब करोड़ों का ठेका लगभग हमारा ही समझो। भैया, अब तो पूरा गांव देखता रह जाएगा हमारी किस्मत जो बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही ढाबे के सामने फिर वही चमचमाती गाड़ियां आकर रुकीं। इस बार सेठ गोविंदलाल के साथ वही तीनों अधिकारी भी थे। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। धीरे धीरे कई ग्रामीण भी ढाबे के बाहर इकट्ठा हो गए। हर किसी के मन में एक ही जिज्ञासा थी।
आखिर इतना बड़ा व्यापारी बार बार इस छोटे से ढाबे पर क्यों आ रहा है? सेठ गोविंदलाल उन्हें शांत स्वभाव से देखने लगे और फिर बोले, रघु, मोनू, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने कुछ लोगों को बिना बताए यहाँ भेजूंगा। जी सेठ जी, उम्मीद है उन्हें हमारा काम पसंद आया होगा। सेठ गोविंदलाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं, पिछले 2 दिनों में अलग अलग समय पर कई बार इस ढाबे पर आकर खाना खाया। यह सुनते ही रघु और मोनू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। पहली बार में हमें बासी दाल परोसी गई, ऊपर से ताजे तड़के का दिखावा किया गया। दूसरी बार हमने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग महिला और उसकी भूखी पोती को सिर्फ इसलिए खाना देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। और तीसरी बार, जैसे ही तुम्हें लगा कि हम निरीक्षण करने आए हैं, अचानक सब कुछ बदल गया। ताज़ा खाना, मीठी बातें और बनावटी ईमानदारी। पूरा ढाबा एकदम शांत हो गया। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। रामदीन काका भी चुपचाप खड़े थे। उनकी झुकी हुई नजरें सब कुछ कह रही थीं। मैं ऐसे लोगों की तलाश नहीं कर रहा था जो सिर्फ अच्छा खाना बना सके। मैं ऐसे इंसान ढूंढ रहा था जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। रघु और मोनू की सारी झूठी शान पल भर में टूट गई। दोनों घबराकर सेठ गोविंदलाल के सामने घुटनों के बल बैठ गए। सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। हाँ, हम वादा करते हैं अब से किसी के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। गलती इंसान से एक बार होती है, लेकिन जब धोखा आदत बन जाए तो भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। इतना कहकर सेठ गोविंदलाल मुड़ने लगे। सेठ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए काका। ये दोनों दिल से बुरे नहीं हैं, बस लालच ने इनकी समझ पर पर्दा डाल दिया है। अगर इन्हें एक आखिरी अवसर मिल जाए तो शायद ये सचमुच बदल जाए। सेठ गोविंदलाल कुछ पल तक बिना कुछ बोले दोनों भाइयों को देखते रहे। रघु और मोनू सिर झुकाए खड़े थे। मैं तुम्हें करोड़ों का ठेका अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 3 महीने का समय जरूर दूंगा। इन 3 महीनों में अगर इस ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक तुम्हारी ईमानदारी, व्यवहार और सेवा की दिल से तारीफ करेगा तो मैं खुद वापस आऊंगा और तुम्हें अपने होटल चेन का साझेदार बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे एक भी सच्ची शिकायत मिली तो समझ लेना कि यह मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रघु और मोनू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार करोड़ों का लालच नहीं, बल्कि अपनी गलती का एहसास दिखाई दे रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली परीक्षा स्वादिष्ट खाना बनाने की नहीं, अपने लालच पर जीत हासिल करने की थी। सेठ गोविंदलाल के जाने के बाद पूरे भाई भाई ढाबे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, ईमानदारी। मोनू, अगर इस बार भी हमने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया तो जिंदगी भर सिर्फ पछताना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं भैया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह ढाबा सिर्फ ईमानदारी से चलाएंगे। अगली सुबह दोनों भाइयों ने काम की शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से की। बाजार से ताजी सब्जियां, शुद्ध मसाले और बढ़िया अनाज मंगवाया गया। यह सब देखकर रामदीन काका की आंखों में खुशी छलक उठी। बेटा, आज पहली बार लग रहा है कि यह ढाबा फिर से अपनी पुरानी पहचान वापस पा सकता है। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे ग्राहक फिर लौटने लगे। हर कोई खाने की तारीफ करता। भाई, दाल का स्वाद तो कमाल का है। रघु और मोनू के मन में भी आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब सब कुछ आसान हो गया है। एक शाम ढलते ढलते एक महंगी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसके साथ 2 कर्मचारी थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े बैग थे। भाई, हमारे लिए सबसे बढ़िया खाना तैयार कर दो, हमें जल्दी आगे निकलना है।
खाना खाने के बाद वह अपने साथियों के साथ जल्दी जल्दी वहां से चला गया। कुछ मिनट बाद मोनू की नजर उस बैग पर पड़ी। उसने उत्सुकता में बैग खोला। अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भरी हुई थीं। भैया, इसमें तो लाखों रुपए हैं। रघु ने बैग के अंदर झांका। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। इतना पैसा उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में फिर वही पुराना लालच जाग उठा। अगर हम यह बैग अपने पास रख लें तो किसी को क्या पता चलेगा? सही कह रहे हैं भैया, शायद किस्मत खुद हमारे दरवाजे पर पैसा छोड़ गई है। दोनों कुछ क्षण तक चुपचाप बैग को देखते रहे। तभी पीछे से रामदीन काका की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बैग देखा और एक ही नजर में सब समझ गए। ईमानदारी की परीक्षा तब नहीं होती जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। असली परीक्षा तब होती है जब लाखों रुपए तुम्हारे सामने रखे हों और फिर भी तुम्हारा मन गलत रास्ता चुनने से इनकार कर दे। रघु ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं मोनू, यह पैसा हमारा नहीं है और जो हमारा नहीं है उस पर हमारा कोई हक नहीं। आप सही कह रहे हैं भैया, अब हम अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उसी समय वही व्यापारी घबराया हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा। मेरा बैग, क्या मेरा बैग यहीं रह गया? जी साहब, आपका बैग सुरक्षित है। हमने इसे संभाल कर रखा था। व्यापारी ने बैग खोला। सारा पैसा सुरक्षित था। आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। सच कहूं, तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। उसने जेब से एक चेक निकाला और रघु की ओर बढ़ाया। ये 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए इनाम है। इसे मेरी तरफ से स्वीकार करो। नहीं साहब, किसी की अमानत लौटाना कोई एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। अगर हमने अपना फर्ज निभाया है तो उसके बदले इनाम लेने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। तुम्हारे जैसे लोग ही व्यापार की असली पहचान होते हैं। पैसा कमाना आसान है, लेकिन विश्वास कमाना बहुत मुश्किल। व्यापारी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। धीरे धीरे दूर दूर से लोग सिर्फ खाना खाने ही नहीं, बल्कि उन ईमानदार भाइयों से मिलने भी आने लगे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। भैया, आज पूरे 3 महीने हो गए। पता नहीं सेठ जी आएंगे भी या नहीं। अगर वे नहीं भी आए तो मुझे अब कोई शिकायत नहीं होगी। पहले हम पैसे कमाते थे लेकिन सम्मान खो देते थे। आज सम्मान कमाया है और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। यही तो असली दौलत है बेटा। जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो समझो भगवान की सबसे बड़ी कृपा उस पर हो गई। उसी समय ढाबे के सामने एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ गोविंद लाल मुस्कुराते हुए बाहर उतरे। उनके पीछे वही 3 निरीक्षक भी खड़े थे। कैसे हो रघु और कैसे हो मोनू? नमस्ते सेठ जी। सेठ गोविंद लाल ने पूरे ढाबे पर एक नजर डाली। हर मेज पर ग्राहक बैठे थे। हर चेहरे पर संतोष था। मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में मैं कई बार यहाँ आया, कभी किसान बनकर, कभी साधारण मुसाफिर बनकर और एक बार तो ट्रक ड्राइवर का भेष बनाकर भी। ये सुनते ही दोनों भाई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब आप हर बार हमें परख रहे थे? हाँ, और आज मैं यहाँ करोड़ों रुपए का ठेका देने नहीं आया हूँ। मैं आज तुम्हें अपने पूरे होटल व्यवसाय का साझेदार बनाने आया हूँ। साझेदार? सचमुच? हाँ रघु, क्योंकि व्यापार सिर्फ पैसों से नहीं चलता। व्यापार भरोसे, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से चलता है। यह सुनते ही रघु और मोनू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सेठ जी, अगर आपने हमें दूसरा मौका न दिया होता तो शायद हम कभी अपनी गलतियों को समझ ही नहीं पाते। आज हमें समझ में आ गया कि लालच इंसान को कभी अमीर नहीं बनाता। वह तो धीरे धीरे उससे उसका सम्मान, उसका विश्वास और उसकी खुशियां सब छीन लेता है। कुछ ही महीनों बाद
भाई भाई ढाबा पूरे जिले का सबसे प्रसिद्ध ढाबा बन चुका था। अब लोग दूर दूर से भोजन खाने आते